नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में ग्लोबल अनिश्चितताएं और यूएस ईरान युद्ध स्थिति के बीच भारी उठापटक और गिरावट का दौर रहा। पिछला पूरा हफ्ता भारी बिकवाली का दबाव झेलकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बाजार टूटते हुए क्लोज नजर आए और यहां से आगे अब आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है, इस पर फोकस हमें करना होगा। लेकिन ऑल इन ऑल बाजार का क्रक्स ड्यूरिंग द एंटायर लास्ट वीक कैसा रहा, आपके सामने एक बार रख देते हैं। ग्लोबल अनिश्चितताएं कायम थी। ग्लोबल बाजार से भी गिरावट के संकेत लगातार आ रहे हैं। कच्चे तेल की चाल में उबाल देखने को मिला और साथ ही लगातार हम देख रहे थे जो कच्चे तेल की चाल का उबाल और वॉर सिचुएशन थी, उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट अक्रॉस द ग्लोबल एसेट क्लासेस पर जाता हुआ देखने को मिला। रुपए में ऑल टाइम लो लेवल्स हमने देखे। $1 के दाम जो है ₹92.48 तक पहुंचते हुए देखने को मिले। मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से लगातार रुपए में दबाव की स्थिति नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करें, हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली हावी होती रही। फार्मा कुछ हद तक बाजार को संभालने का काम और डिफेंसिव्स के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हर क्षेत्र की तेजी हवा होती नजर आई। मेटल्स में गिरावट, ऑटो सेक्टर्स गिरे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स टूटे, डिफेंस सेक्टर में बिकवाली का दबाव। एफएमसीजी एकमात्र स्पेस था जहां पर थोड़े बहुत कुछ काउंटर्स थे जो कि एक मूव दिखा रहे थे टुवर्ड्स अपसाइड। लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी के बीच अब आने वाला हफ्ता क्या कुछ लेके आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। ओवर द वीकेंड क्या कोई ऐसी खबर आ जाएगी जो कि आने वाले हफ्ते को भी परेशान कर सकती इक्विटी मार्केट्स में? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। आइए सीधे उनका स्वागत करते हैं, उन्हीं से समझते हैं उनके एक्सपर्ट लेंस से कि बाजार की चाल आने वाले हफ्ते में वो कैसी देख रहे हैं। हमारे साथ जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ गए हैं और साथ ही सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। गौरांग सर, जितना कहें उतना कम, उतनी खबरें जो कि नेगेटिव आती हुई लगातार, उम्मीद की कोई किरण नहीं देख पाई अब तक। क्या लगता है यहां से आगे बाजार की स्थिति कैसी होगी? धन्यवाद मानसी जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 आवर्स स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए मानसी जी, ये परिस्थिति ऐसी है कि इसमें जल्द निवारण हो कल शाम के बाद, उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। जिस प्रकार से अमेरिका में खोमेनी जी के बेटे ने, मुश्तबा खेमेनी ने जो बात करी है और उसके ऊपर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया इजराइल और अमेरिका के तरफ से आई है, तो मौजूदा परिस्थिति तो ऐसी है कि जल्द इसका निवारण आए, उसकी संभावना हाल फिलहाल तो कम लग रही है। अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल से एक राहत की सांस पूरे विश्व भर के बाजार लेगा और हम और आप और हमारे बाजार भी लेंगे, लेकिन उसकी संभावना फिलहाल तो बहुत कम लग रही है। जिस तरीके से एक पॉस्चरिंग जिसे हम कहते हैं वो हो रही है, पॉस्चरिंग के साथ साथ जो आक्रमण का स्तर है वो भी बहुत ऊपर की तरफ अब जाता हुआ नजर आता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और दूसरे तरफ मानसी जी, उबलते हुए कच्चे के दाम, ब्रेंट फिर से $101 प्रति बैरल पहुंच गया है। $96 के आसपास नाइमैक्स पहुंच गया है, जो कि हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है। लेकिन अब सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है। 40 से ज्यादा देशों के साथ बात हो रहा है हमारी ऊर्जा की जरूरत के लिए और वाजिब दामों पर, और रशिया से करीबन 50% हमारी जो जरूरत है अब तक वो आ चुकी है। तो ये बाजार क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है छोटी मध्यम अवधि में? इसमें कोई दो राय नहीं है मानसी जी, बिल्कुल जा सकता है। और इतिहास में जब कभी भी इस प्रकार की घटना हुई, हालांकि ये घटना पहली घटनाओं से थोड़ी बहुत गंभीर है क्योंकि ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो पिछली बार जब ऐसी परिस्थितियां थी तब 15-20% तक बाजार नीचे लुढ़का है। तो क्या यहाँ से और कमजोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये निवेश लायक मौका है लंबी अवधि के लिए? हम तो ये बिल्कुल मानते हैं और हमने कई बार पिछले 2 हफ्तों में जब से ये परिस्थिति खड़ी हुई है, हमने लगातार यही कहा है कि ये बाजार अब निवेशकों का बाजार है, कारोबारियों का बाजार नहीं है। क्योंकि अगर आप तेजी करेंगे तो कट जाएंगे, मंदी करेंगे तो भी कट जाएंगे। बिल्कुल गौरांग सर, इनफैक्ट जो भी आप कह रहे हैं काफी रैशनल इस वक्त, और लगातार आप की तरह ही एक्सपर्ट से बता रहे हैं कि यहां से आगे भी
किस दिशा या किस करवट उठ बैठे पता नहीं, और इसी वजह से बाजार में एहतियात बरतकर फिलहाल चलना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है। आप बताएं कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को, यहां से आगे बाजार की चाल, कोई ऐसे ट्रिगर्स आपको नजर आ रहे हैं टेक्निकली जो बाजार को संभाल पाए, या फिर यहां से भी इसी तरह के लेवल्स और वॉलेटिलिटी कायम रहेगी? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और गौरांग सर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जिस तरीके से अभी गौरांग सर भी बोल रहे थे कि आने वाले समय में अभी ऐसी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, ये साफ संकेत हमें चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले तीन दिनों से हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और डेली के चार्ट्स पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के जो सीक्वेंस है वो अभी भी बरकरार दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने अपने सारे जो सपोर्ट थे वो सारे तोड़ दिए हैं, और अब जो रेजिस्टेंस है वो निचले स्तर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि भी फिलहाल 23,500 के आसपास है। और मंडे के सेशन में अगर 23,000 के नीचे फिसलता है तो वहां से फिर और बिकवाली देखने को मिल सकती है निफ्टी में। अब निफ्टी मुझे लगता है कि अपने 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक निकल नीचे की ओर जा सकती है, जो भी फिलहाल 22,750 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक जोन है जहां से हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव की उम्मीद की जा सकती है, बट वो शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव जो भी आएगा वो ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रहेगा। हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि वीकली चार्ट्स पर जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड के तहत अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 30 मार्क को टेस्ट कर लिया है। तो अगर ओवरसोल्ड से फिर से पुल बैक मूव आता है तो मुझे लगता है कि 23,500 एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी अब अपने 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिटेस्ट कर सकती है, जो कि 53,200 से लेकर 100 जोन के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही इंडाइसेस में अभी भी बिकवाली के जो संभावना है वो बनी हुई है, और हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले सेशंस में भी। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश होंगे, हमसे संपर्क कीजिए। बाजार से जुड़े आपके सवालों को शामिल करने की कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में। पहला सवाल गौरांग सर, डिफेंस स्टॉक पर है, शिप बिल्डिंग रैदर स्पेस पर है, लेकिन डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे हम। रोहित अग्रवाल ने पूछा है, मैसगांव डॉक के 151 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, 2,700 रुपए उनकी बाइंग प्राइस है, यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए? डिफेंस का खेमा भी इस वक्त बाजार में इतनी उतार चढ़ाव और न्यूज फ्लोज हैं कि टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, डिफेंस और इन पर्टिकुलर मैसगांव पर अगर कोई राय है? व्यूअर ने 2,700 की खरीद की है, 2,300 के आसपास स्टॉक ने लास्ट ट्रेड किया है, 5% टूटकर। मानसी जी, क्षमा चाहूंगा, एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज रखेंगे ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो मसगांव डॉक्स पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है। आपने ऊपरी स्तर पर लिया, इसमें कोई संकोच मत रखिए। बाजार 12-13% नीचे आया, जो सर्वोच्चम ऊंचाई हमने देखी थी 26,300 की, और आज 23,100 के 150 के आसपास खड़ा है। तो जब इतना करेक्शन बाजार में आया है तो स्वाभाविक है शेयर में भी करेक्शन आएगा। और मानसी जी, ऐसा कोई क्षेत्र या शेयर नहीं है जो बाजार के विपरीत चाल निरंतर आपको दिखाई देगा। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो शायद फ्लाइट टू सेफ्टी हम जिसे कहते हैं, जैसे आज एफएमसीजी था, कल ऊर्जा उत्पादन पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर रुझान सकारात्मक था। तो ऐसे बदलाव होते रहेंगे बाजार में, लेकिन निरंतर आउट परफॉर्म करे ऐसा कोई नहीं है। मसगांव डॉक, पहले तो इनको मैं एक राय दूंगा कि इनके पास 151 शेयर है, 2,700 के आसपास की खरीद आप बता रहे थे मेरे ख्याल से। ये चाहे तो 50 शेयर इस स्तर पर अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, 23,025 23,030 के आसपास आज मेरे ख्याल से बंद आया है मसगांव डॉक का शेयर। चाहे तो 50 शेयर इस स्तर पर जोड़े, जिससे इनकी जो खरीद का स्तर है पहले का वो नीचे आ जाएगा। और मैंने हर बार एक राय दी है कि अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 3 से 5 साल का रखें, क्योंकि ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए लंबा समय लगता है। ये इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसके लिए इतना लंबा समय होना अनिवार्य है।
एब्सोल्युटली। तो चलिए, कन्विक्शन है, बाजार काफी टूटे और इसी वजह से अच्छे सेक्टर्स और अच्छे स्क्रिप्ट्स भी बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। लेकिन बाजार में जब यहां से स्थिति संभल जाएगी तब अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स जो परफॉर्म जरूर करेंगे। तो अगर आपने उन कैटेगरी के स्टॉक्स को खरीदा है तो निश्चिंत रहिए। एक और सवाल है शक्ति का। लक्ष्मीकांत जी ये जमशेदपुर से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि काइंस टेक्नोलॉजीज के 5,600 शेयर्स, 35 शेयर्स उन्होंने 5,600 के दाम पर खरीदे हैं। काइंस टेक्नोलॉजीज वैसे पूरा ये स्पेस ही है, इंटरेस्टिंग है, सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ, लेकिन रनअप कब दिखाएगा ये सवाल है। इनकी खरीद ऊंचे के दाम की है। इनका ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इन ऊंचे लेवल्स तक ये स्टॉक पहुंच सकता है? एक साल का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। ये 3498 के लेवल्स पर करीब 5.5% के डाउन ट्रेंड स्टॉक ने देखे हैं। स्टॉक काफी लंबे समय से नेगेटिव ट्रेंड में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली थी जब स्टॉक ने अपने लोअर लेवल्स 3,350 360 को एक बार रिटेस्ट किया था और वहां से हमें एक पुल बैक मूव भी देखने को मिला था, बट फिर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल प्राइजेस अपने बेरिश क्रॉस ओवर के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव ही है। अगर फिर से ये स्टॉक 3,340 के नीचे फिसलता है तो यहाँ से फिर और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसी कोई राहत इस स्टॉक में मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट लेवल है फिर 3,100 का, वहां तक हमें जाने की संभावना लग रही है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो इस स्टॉक को अभी फिलहाल बेरिश ही नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय काइंस टेक्नोलॉजीज पर हमें मिलती हुई। इस बीच कुछ और सवाल हमारे व्यूअर्स के जो आए हैं वो देख लेते हैं। टेक स्पेस से जुड़े सवाल भी है। गौरांग सर, 2 स्टॉक्स कोफोर्ज, इनफैक्ट 3 स्टॉक्स एक्सचेंज एंसलरी पर भी राय चाहते हैं हमारे व्यूअर्स। आशीष चक्रवर्ती लिखते हैं कोफोर्ज, सीडीएसएल और पेटीएम जैसे स्टॉक्स में निवेशित हैं। 40 शेयर्स कोफोर्ज के 1840 के दाम पर खरीदे हैं। 60 शेयर सीडीएसएल के 1455 पर, 50 शेयर्स पेटीएम के 1175 के। आई नो शॉर्ट टर्म नजरिया नहीं, लेकिन फंडामेंटल टेक आपका अगर इन स्क्रिप्ट्स और इन सेगमेंट्स पर अगर कुछ बनता है तो बताइएगा। तो 3 में से पहले 2 पर बात करूंगा, पेटीएम और कोफोर्ज के ऊपर। देखिए ये क्षेत्र मानसी ऐसा है जिससे इन क्षेत्र का कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं या गैस के दामों में जो बढ़ोतरी देखते रहे, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये उन सब बातों से वंचित है, बहुत दूर है। बाजार गिरा है तो स्वाभाविक है इनमें गिरावट आएगी, लेकिन कच्चे तेल से कोई लेना देना नहीं है, एक अच्छी बात है। तो पेटीएम और कोफोर्ज ये दोनों पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। ऊपरी स्तर पर लिया है, करेक्शन आया है। अगर आपको अपने पहले वाले खरीद के स्तर से 5-10% अगर नीचे मिल रहा है, अगर निवेश लायक पूंजी है तो आप इसमें और जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। क्षमा चाहता हूं मानसी जी, तीसरा शेयर कौन सा था? सर 3 सवाल, सीडीएसएल, पेटीएम और कोफोर्ज। तो सीडीएसएल सेवाओं से जुड़ा हुआ, इसका भी कच्चे तेल से लेना देना कोई ऐसा सीधा सीधा ताल्लुक है नहीं। ये डिपॉजिटरी सर्विसेज उपलब्ध कराती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड नाम है उसका पूरा। इसके बाद एनएसडीएल का भी आईपीओ आया था। शेयर बाजार से जुड़ी हुई है कंपनी है। शेयर बाजार क्षेत्र हमें ऐसे तो पसंद आता है। एक और कंपनी है जो सेवाएं उपलब्ध कराती है जिसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। इस पर हमारी खरीदारी की राय है और हमारा नजरिया भारतीय शेयर बाजार के ऊपर आने वाले 3 से 5 साल या उससे लंबी अवधि के लिए काफी सकारात्मक है। तो जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण दे रहा हूं, कैम्स है, बीएससी है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, और एक टेलविंड ट्रिगर पॉजिटिव मानसी जी हो सकता है इस साल के दूसरे आधे हिस्से में, यानी कि जून के पश्चात अगर संभावनाएं और परिस्थितियां सकारात्मक रही तो एनएससी का आईपीओ भी आ सकता है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा इस क्षेत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवरऑल 3 सेक्टर्स और उनसे जुड़े स्टॉक्स पर अपनी रणनीति गौरांग सर ने बताई। बाजार पर नजरिया भी यही है कि अगर कोई राहत की स्थिति आ जाती है इस वक्त जो ग्लोबल फ्रंट पर इतने सारे वॉलेटाइल क्यूज हैं उनमें, तो बाजार की तस्वीर वापस बदलती हुई दिखेगी। लेकिन लॉन्गर टर्म अंडरटर्न मार्केट का एज ऑलवेज इंडियन मार्केट का पॉजिटिव है।
गोइंग अहेड, चलिए हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का आप रुख करते हैं। गौरांग सर, बाजार की करंट सिचुएशन को देखते हुए लंबी अवधि के लिए वीआईपी कैटेगरी वाले स्टॉक्स क्या होंगे? बुनियादी दर के आधार पर दो विकल्प है। एक है दो पहिया वाहन बनाने कंपनी दक्षिण भारत स्थापित, जो कि एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मर रही है मानसी जी, और ऑटो सेक्टर दबाव में रहा है, लेकिन एक मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए। टीवीएस मोटर्स का चयन हमने किया है लंबी अवधि के लिए। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 2400 के है, जो कि बहुत ही साधारण लक्ष्यांक है मानसी जी, क्योंकि जिस प्रकार से इनके नतीजे रहे, महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े रहे, आने वाले भविष्य में सकारात्मक रुझान लेकर के आएंगे। तो अगर नतीजे अच्छा है तो लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। फिलहाल 4200 का लक्ष्यांक है। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग एक बहुत लंबे समय से हमारे देश में स्थापित कंपनी सीमेंस, दूसरा चयन सीमेंस का किया है। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी है ये। करेक्शन हमने देखा है, लेकिन खरीदारी का मौका है। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 3800 के आसपास के हैं। नतीजे अच्छे आए, परिस्थिति में बदलाव हुआ तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ठीक है, चलिए ये रहे एज अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से इस वक्त आपकी तरफ आते हुए। इस बीच लक्ष्मीकांत जी अभी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, लक्ष्मीकांत जी से संपर्क टूट गया है। चलिए इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी जो है इसे हम समेटने वाले हैं, लेकिन एक बार लक्ष्मीकांत जी की तरफ से जो उनके ट्रेडिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स हमारे पास आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करवा देते हैं। लक्ष्मीकांत जी की राय रही टाटा पावर पर, यहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 413 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 383 का स्टॉप लॉस। फार्मा में सिप्ला फ्यूचर में खरीदारी के मौके बनते हुए 1245 के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए 1345 का स्टॉप लॉस। सेल स्ट्रैटेजी ये सिप्ला में आती हुई। टाटा पावर और सिप्ला दो कॉल्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ से, और टीवीएस मोटर्स और जीमेंस दो कॉल्स गौरांग जी की तरफ से। गौरांग सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स की अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों